वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में ऑडियो लीक्स पर जारी हंगामा है कि ख़त्म नहीं हो सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ऑडियो लीक्स को संजीदा मामला करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब कौन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने आएगा। वज़ीर आज़म ने तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मामला आखिर मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बिग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि अब से कुछ देर कबल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। किस तरह का माहौल आपने देखा और ऑडियो लीक्स का जब तस्करा हुआ और उस पर जब वज़ीर आज़म साहब ने वजाहत दी तो आपके ख्याल में क्या वो वजाहत काबिल कबूल थी, मुनासिब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। देखें, जब हम लोगों को कॉल आई तो उस वक्त पता चला कि काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद को आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया और हमें यही लग रहा था कि जो पहला टॉपिक होगा वो ऑडियो लीक्स के ऊपर होगा, उसके बाद शायद वो UNGA या जो उनका दूसरा दौरा था ताशकंद का उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे। लेकिन बात ये हुई कि जब ऑडियो लीक्स का जिक्र किया गया वहाँ पर तो शुरू में तो उन्होंने ये बात की, जैसे आपने अपनी इंट्रो में बताई है, कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जो बैरून मुमालिक से जो सरबराहान आएंगे वो कोई भी बात करते हुए घबराएंगे। शायद देखिए, बड़ी अजीब गरीब बात है कि जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं हमारे फ़ोन लेके रख लिए जाते हैं, हमारी तलाशी ली जाती है। अक्सर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं कि अंदर स्वीपिंग हो रही है। उसके बाद इतना बड़ा वाक़या वहाँ पे हो जाना, और ये कोई छोटा वाक़या नहीं हुआ कि एक दिन के लिए या कोई 2 मिनट की। देखें, कोई 100 घंटे से ज़्यादा की जो रिकॉर्डिंग्स है वो इस वक्त वहाँ पर पड़ी हुई है, फॉर सेल है इस वक्त डॉलर्स में। तो जब उनसे सवाल किया गया कि जो ऑडियो लीक्स के अंदर जो बातें की गई हैं तो उस पर ज़रा वज़ीर आज़म साहब का मूड एकदम से जारहाना हो गया था और उन्होंने बताया कि आप ये बताएं कि जो ऑडियो लीक्स में बातें हुई हैं उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, किसी जगह मैंने कोई इलीगल बात करने की कोशिश नहीं की। तो वो फिर सारा रुख जो है वो उस तरफ मोड़ दिया गया कि ये यानी कि जो पहले ऑडियो लीक्स होती रही उनके साथ मवाजना शुरू कर दिया गया। कोई सही तरह बताया नहीं गया कि ये बग हुई हैं या हैक हुई हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ बग होती है, अगर वज़ीर आज़म हाउस में कोई चीज़ लगाई और डिवाइस, तो आपको एक तरफ की बात सुनाई देगी। अगर आपको दोनों तरफ की बातें सुनाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये हैक हुई है और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। तो उन्होंने कहा तो है कि उसके लिए आला सतह कमेटी बना दी है, उसके ऊपर तहकीक होगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सही, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। NBC कल भी हम बात कर रहे थे तो राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र भी हमने किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने कहा कि तहकीकाती कमेटी बनाएंगे। आपको लगता है कि इस मामले पर हुकूमत वाकई में तहकीकात करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है और करना पड़ेगी। देखिए, ये शहबाज शरीफ या इमरान खान हुकूमत का मसला नहीं है, ये मसला मुल्क का है, ये मसला स्टेट का है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सही जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ज़ाहिर है रिजल्ट तो बताने से रहे, वो आपको वही बताने से रहे कि ये हैक हुआ है, क्या हुआ है, टेप हुआ है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। ये तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जाएंगे तो फिर नतीजा सामने आएगा। और मेरा ख्याल है पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है इसके, और शायद इसी वजह से ताख़ीर हुई है। सुबह की खबर थी कि ISI और IB एक छोटे से नतीजे पहुंच गए कि क्या हुआ है और उसकी रिपोर्ट लाएंगे, लेकिन शायद और काम उसके ऊपर हो रहा है, लंबा काम। तो कल कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास था वही मुलतवी कर दिया गया है। तो लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत दिनों बाद इतनी इंटरेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन लोग तो मोनोलॉग करते हैं बैठकर, सवाल भी नहीं करने देते, और शायद नसीम ने सवाल भी नहीं किया। नसीम को सवाल करना चाहिए था। आज मैं बहुत देर तक देखता रहा कि मेरा बंदा सवाल तो करे, लेकिन जो सवाल हुए उनमें कहीं कहीं स्पिन था, और उस स्पिन के जवाब में शहबाज शरीफ ने एक पूरी की पूरी फर्द जुर्म आयद की इमरान खान के ऊपर। ज़रा उकसाया गया कि मरियम ने ये कहा, आपसे सिफारिश के लिए कहा, तो उसका जवाब फिर आया। वो फिर जवाब पूछेंगे तो बात करेंगे, लेकिन इसकी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। इसकी इंक्वायरी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि कहा गया है और कहा जा रहा है, सब कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल रही तो कौन आएगा हमारे यहाँ। सबको फिक्र रहेगी कि बगिंग होती है। और एक और कर दूँ, कल भी मैंने कहा था ये बगिंग कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ होती रही है, अब ये बंद हो जानी चाहिए।
ठीक है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वैसे ये ऑडियो लीक्स का जो भी मामला हमने देखा, इससे वजीर आजम को और हुकूमत की साख को कितना नुकसान पहुंचा? एम्बैरेसिंग, ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ज़्यादा एक सेटबैक है कि आप इतना उसका तकद्दुस है, सेंक्टिटी है वज़ीर आज़म हाउस की, और वहाँ से ये कितने बग से कितनी जगहों को बग किया गया, किस तरीके से ये कन्वर्सेशन जो क्लेम की जा रही है कि एक जो डार्क वेब पे ये मौजूद है और मुबैना तौर पे बराए फ़रोख्त है, बहुत सवालिया निशान है इस पर। सिक्योरिटी लैब तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये ना पहला मौका है और लगता ये है जिस तरह हमने देखा है माजी में, शायद ये आखिरी भी ना हो अगर इसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया। माजी में भी वज़ीर आज़म हाउस बग होते रहे हैं, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो भी इसकी शिकायत करती रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे उसके ज़माने में काबीना वज़ीर आज़म हाउस से मुंतकिल हुई, सेक्रेटेरिएट गई, सेक्रेटेरिएट से मुंतकिल हुई, फिर तीसरी जगह पे हुई। मेमोगेट का जब मसला था, स्टीव कोल, मैं वैसे पहले भी किसी जगह पे कह चुका हूँ, स्टीव कोल बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं रहे हैं, और उन्होंने बुक लिखी है सेक्रेटेरिएट डायरेक्टोरेट एस, और उसके अंदर वो काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं, और उसमें एक जगह पे जरदारी साहब को कोट किया, उन्होंने कहा है कि वो मैं अपने एमटी प्रेसिडेंट हाउस जाता था और कहता था गुड मॉर्निंग अहमद, यानी कि उस वक्त जो आईएसआई चीफ थे पाशा साहब, उनके लिए कह रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि खुद 2015 के अंदर हमारी एक सिक्योरिटी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात का एतराफ़ किया, एक मिनट दीजिए, दो जुमले बोले, ये एतराफ़ किया उन्हें कि हमने पिछले महीने के अंदर मई 2015 में कोई 6,500 7,000 के लगभग कॉल्स बग किए। मैं समझता हूँ गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ये होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जितना ये मामला हसास है, क्या हुकूमत इस हिसाब से इस मामले से निमट रही है आपके ख्याल में? क्या कर सकती है इंक्वायरी कराने के अलावा हुकूमत? इंक्वायरी कराने के लिए भी उन्हीं एजेंसियों की मोहताज है जिन एजेंसियों पर हमारा शक है कि वो बगिंग करते हैं। मतलब कोई बाहर से तो किसी मुल्क की एजेंसी को तहकीकात हो जाने तक मेरे ख्याल से किसी के भी बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है अगर जिसने भी बग किया है तो बात यह है कि हुकूमत तो मोहताज है इदारों की कि उनसे बात करे, उनसे तहकीकात कराए और उन तहकीकात पर यकीन करे। इससे ज़्यादा हुकूमत और वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? और उन्होंने कहा कि वो एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बना देंगे और उस उम्मीद करेंगे वो कि वो तहकीकाती कमेटी जो है वो सही रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दे और उसमें जो असल कैफरे किरदार तक पहुंच जाए। लेकिन ये जिसने भी किया है वो विसल ब्लोअर है। हमारे यहाँ इस मामले को बहुत नज़रअंदाज किया जाता था, बहुत ऑडियो टेप थे, एक आधी फ़ोन कॉल आ गई, हमने उसको एंजॉय करते थे, उस पर तबसरा करते थे, उसको हमारे माइंडसेट ने बड़ा लेजिटिमेट समझ लिया था कि ये कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, कॉल आ गई बड़ी बात है, ऑडियो लीक निकल आई। और हमने कभी उसकी सेंसिटिविटी पे बात नहीं की थी कि जी वो बड़ा सेंसिटिव है, सिक्योरिटी लैब्स है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की निकले या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की निकले, सिक्योरिटी लैब्स तो बराबर है। मेरी ऑडियो लीक भी निकले तो वो सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि मेरी प्राइवेसी भी रियासत के ऊपर उतनी अहम है जितनी वज़ीर आज़म की अहम है। मेरी टेप करने की भी रियासत को उतनी इजाज़त नहीं हो सकती जितनी वज़ीर आज़म की नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसने भी किया है वो विसल ब्लोअर तो है कि हम यहाँ कंसेंसस से कह तो रहे हैं ना कि अब इसको बंद हो जाना चाहिए। जिसने भी किया है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम इसकी लेजिटिमेसी से आज इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पिछले कई अरसे में इसकी एक लेजिटिमेसी भी नजर आ रही थी, किसी की भी निकले। हम एक ज़हनी तौर पे कबूल कर बैठे थे कि ये तो होता ही है। ये सिचुएशन में फिट इन नहीं होती है, ये ऐसे ही कोई लेकर भाग गया है और उसने जो है वो डार्क वेब पर जो है जो भी है देखें, जो भी शायद आप नहीं कल बिल्कुल लेकर देखें। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने रिलीज किए हैं शायद उसने रिकॉर्ड भी ना की हो, रिकॉर्ड किसी और ने की हो, रिलीज कोई और कर रहा है इस वक्त जाके डार्क वेब पे। ये होता है, आप देखें दुनिया में कोई डाटा ले गया हो सकता है उसकी अपनी बगिंग ना हो, उसके हाथ डाटा लग गया है, वो बेचने के लिए निकल पड़ा, ये ऐन मुमकिन है। हमने इसके ऊपर बहुत देखा है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास है उसी ने बग किया हुआ है, उसी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसने कहीं से चुराया भी हो सकता है, रिकॉर्ड किया हुआ, बग किया हुआ, उसे मिल गई है कहीं से 8 GB की फाइल तो वो बेच रहा है। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। नसीम सिद्दीकी साहब,
चलें ज़रा ऑडियो लीक से हटकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज इर्द गिर्द अपने वज़रा को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या वज़ीर आज़म साहब को ऐसा करना चाहिए था? वज़ीर आज़म लाजमी बात है दौरे से वापस आए थे और वो उसके बारे में बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वज़रा को इसलिए साथ बिठाया हुआ था कि इन्होंने वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प की और मैं सैलाब ज़दगान के लिए मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात की और उनके लिए डोनेशंस लेने की बात की, तो वो अपने वज़रा को साथ बिठा के एज अ टीम वर्क शो करना चाह रहे थे, जो मुझे महसूस हुआ। उन्होंने उनको अप्रिशिएट भी किया। शहरी रहमान भी वहाँ पे मौजूद थी, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। उन्होंने लंदन वाले वाक़े का भी उसमें जिक्र किया कि वहाँ पे इनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई। तो उनका असल मकसद यही था कि जो वो UNG से अपना दौरा करके आए हैं उसके बारे में उन्होंने तफसील। सही, NBC यही सवाल आपसे पूछूंगी। हाँ, मेरा ख्याल है ट्रेडिशन है ये हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर से और बाहर भी कि जो वापस आते हैं तो जो डेलीगेशन होता है वो पूरा बैठ के बात करता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है अगर कोई नई बात है तब भी अच्छी बात है कि सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। शेर रहमान थी, मरियम थी, हिना रब्बानी और ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा तो बाहर हैं, वो अपने काम में वहाँ पर बहुत बिजी लोग हैं। बड़ा काम किया इन लोगों ने, बड़ा एग्रेसिव डिप्लोमेसी वहाँ शो की है और वाकई ट्रिब्यूट के काबिल है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और अहमियत है जी। वो अहमियत ये है कि उन्होंने बहुत से बादल आज साफ कर दिए हैं। इंतखाबात वक्त पे होंगे, साइफर की इंक्वायरी नहीं होगी। सदर ने कहा था कि आर्मी चीफ का तकर्रुर इत्तफाक राय से हो। जैसा मैंने जवाब दिया था आपको कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है ये, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक होगा। तो बहुत सी बातें उन्होंने क्लियर की हैं इसके अंदर और दो टोक अंदाज में किए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस यही होती है कि आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी बातें आपके ख्याल में क्लियर हो गई। आपका पॉइंट आ गया। अवैस साहब जी बताइए, फ्रेम कीजिए। जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वज़ीर आज़म साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी इस तरह से? हाँ नहीं बिल्कुल, क्या इसमें कोई मदायका तो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। एक क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर उन्हें बैठी हुई थी, शहरी रहमान साहिबा, एक्सट्रीमली एलिक्वेंट स्पीकर, एक्सपर्टीज़ है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो बैठी हुई थी। सैलाब पे बात हुई होगी, जाहिर बात है वहाँ पे मुस्तकिल उनकी बातचीत मीटिंग्स हुई हैं, बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं। ख़ुद शहरी रहमान साहिबा वहाँ पे थी, तो उन्होंने कि ग्लोबल जो वार्मिंग है उसने किस तरह इम्पेक्ट किया है पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीली को, और ये सैलाब असल में वजह ये बना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है और हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि इनडायरेक्ट वे में। दूसरा एक ये कि ज़ाहिर बात है बिलावल साहब नहीं थे, एक अहम शहबाज शरीफ साहब जो हदफ बने रहे अपनी पार्टी का भी और मीडिया का भी और गवर्नेंस के मसाइल पे भी खुद हदफ बने रहे, उनके लिए तो एक बड़ा ये लैंडमार्क था कि जी अमेरिका से वो बात कर आए हैं, तो वो ज़ोर दे दो के बात कर रहे थे कि मैंने कितना कुछ अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के साथ बायलैटरल जो एक मुलाकातें हैं उसका सिलसिला भी शुरू हुआ है एंटोनी ब्लिंकन के साथ। बिलावल जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, बिलावल भुट्टो साहब, उनकी मुलाकात हुई है। तो ही प्रॉब्ली थिंक्स कि यार ये बड़ा फ्रूटफुल हुआ है और आवाम को पता होना चाहिए, वरना गिरेबान ही दस्तों गिरेबाई होते हैं सियासी तौर पे। कुछ देर के बाद इमरान खान साहब गिरेबान फिर पकड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब का के सागदार को क्यों बुलाया बताइए। ठीक है मुज़म्मिल चले मुज़म्मिल साहब, वैसे सवाल तो टॉपिक से हटकर है, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने भी इशारों कनायों में कुछ इस तरह का इंदिया दिया था कि तहरीक इंसाफ अगर आना चाहती है असम्बली में तो आ जाए। और आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से भी नरमी नज़र आई, हमने देखा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि हुकूमत थोड़ा सा नर्म रवैया इख्तियार करने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ और खान साहब को लेकर? देखिए, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात करना चाहता हूं। देखें, जब आप मीडिया के सामने ख़ुद को सवालात के लिए पेश करते हैं और ओपन फोरम पे पेश करते हैं और वहाँ आपके कोई मखसूस सहाफ़ी नहीं बैठे होते बल्कि तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की नुमाइंदगी मौजूद हो और अक्रॉस द बोर्ड सब बैठे हों, तो वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करने का तरीका है कि आप मुझसे जो मर्ज़ी सवाल कर लें।
मैं बैठा हूँ आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और ये जमहूरियत का बेहतरीन तरीका है कि आप पार्लियामान में भी जवाबदेह होते हैं और आप मीडिया के सामने भी जवाबदेह होते हैं। और हमारे अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है और उनसे मनपसंद वाले सवाल हैं। आज तो बड़े खुलकर सवाल हुए और मैं समझता हूँ इस रवायत को बरकरार रहना चाहिए। नाम तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं, चाहे वो किसी की भी हो। किसके नाम? सहाफियों के नाम। नहीं, यहाँ तो 4-4, 5-5 लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बाकी मीडिया हाउसेस को बुलाया ही नहीं जाता। 4-4, 5-5 लोगों को बुलाकर की जाती है, इस तरह हॉल नहीं भरा होता। दूसरा आपका जो सवाल था अब पार्लियामान में वापसी के लिए, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोई मशरूत वापसी नहीं हो सकती। आप कोई शर्त रख के वापस नहीं आ सकते कि आप साइफर की तहकीकात करेंगे तो मैं वापस आऊँगा, आप इलेक्शन की डेट देंगे तो मैं वापस आऊँगा, आप ये करेंगे तो मैं वापस आऊँगा। कुछ भी नहीं होना, खुद ही रुस के गए हो, खुद ही वापस आ जाना है तो आ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना आपकी मर्जी है। हुकूमत ने उनसे बातचीत का कोई रास्ता मैं समझता हूँ आज शहबाज शरीफ ने ओपन नहीं किया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि इस पे बात हो सकती है, इस पे बात हो सकती है। मुझे तो नरमी नहीं नजर आई, मुझे तो लगा कि उन्होंने तमाम जो उनकी पेशकशें थी कि साइफर पे हो जाए, फलां पे हो जाए, सदर के जरिए हो जाए, इत्तफाक राय से हो जाए, सभी मुस्तरद कर दिए हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं ऑप्ट किया उन्होंने अंदर से। चलें, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सेगमेंट को वाइंड अप, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला कुछ यूं है कि मरियम औरंगजेब से लंदन में बदतमीजी के मामले पर 14 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने पर गौर किया जा रहा है। एनबीसी, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अता तारण ने जो मुशीर कानून है गालिबन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि हम इनका करेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त देंगे। वज़ीर कानून है वो, जाहिर है। तो अब अगर करेक्टर सर्टिफिकेट आप कैंसिल करते हैं तो आपका पासपोर्ट भी कैंसिल खुद ब खुद हो जाता है। वो एक प्रोसेस में जब आप जाते हैं, पिछली कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन क्या ये करेंगे, अब इस पर गौर हो रहा है, देखना ये है कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं। लेकिन ये कि जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर मरियम औरंगजेब वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती तो फौरी कार्रवाई हो जाती, जो लॉ है उनका। नसीम ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, स्टॉकिंग और हरासमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की खासी ठीक ठाक सज़ाएँ हैं। स्टॉकिंग की तो तकरीबन कम से कम 6 महीने और से 2 साल तक है, और उसका मतलब ये है कि आप किसी को परेशान करें, किसी का पीछा करें, और दोनों काम हुए हैं, दोनों की वीडियो मौजूद हैं। अब अगर उन्हें वहाँ रिपोर्ट नहीं की है तो क्यों नहीं की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। क्या वो यहाँ की कुछ कार्रवाई करना चाहती थी? लगता यही है कि तय ये हुआ था, गालिबन ब्रीफ किया गया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, जो होता रहा है वहाँ पर। एजवर स्ट्रीट है, नसीम को पता होगा, ये एजवर स्ट्रीट की बड़ी ज़बरदस्त वो है दुकान है, ये हम लोग भी कई बार यहीं से ले चुके हैं। तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत होते हैं, पाकिस्तानी मोहल्ला भी है, और बड़े लोग भी वहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान के, मुमताज़ जिला वतन लोग। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने वहाँ शायद रिपोर्ट नहीं की, और यहाँ उन्होंने फैसला किया आगे कार्रवाई करेंगे, और अब कार्रवाई इस तरह होगी। और जाहिर है कि मदीने की आपको पता है क्या सूरत हाल है, वहाँ 7 लोगों का मुस्तकबिल तबाह हुआ है, और वो कार्रवाई सऊदी हुकूमत ने खुद की थी, कोई कंप्लेन वहाँ भी नहीं थी, वहाँ भी कोई कंप्लेन नहीं की गई थी। यहाँ गालिबन कंप्लेन जा रही है, ये इत्तला है मेरी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में उनको वहीं पर रिपोर्ट कर देना चाहिए था। अगर वो रिपोर्ट कर देती तो बर वक्त कार्रवाई हो जाती। आपका पॉइंट आ गया। वैसे पासपोर्ट अगर टेक्निकली बात करें, रियासत का है, किसी सियासी जमात का नहीं है, भले वो हुकूमत में भी हो। पासपोर्ट छीनना या ख़त्म कर देना, ऐसे फैसले करने पर गौर करना भी, क्या ये दुरुस्त है आपके नज़दीक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेकाक है उनका कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पासपोर्ट मनसूख कर दे, और उसके कोई रीज़न होना चाहिए ना, कोई दहशतगर्दी हो, कोई बड़ा कोई इस तरह का मामला हो। अगर इस तरह का वाक़या होगा तो ख़ुद बरतानवी शरीयत पहले ख़त्म होगी, ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले ख़त्म होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो बदले की सियासत है, ये जो इंतकामी सियासत है, और ये जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होने की जो सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए।
और इसमें एक पार्टी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने किया है वो काबिल मजम्मत नहीं है, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। मरियम औरंगजेब साहिबा अगर किसी कैफ़े में जा रही थी, वो देखा कि एक सुपर स्टोर से फिर दूसरी जगह पे गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके बाहर आप सड़क के आगे, हमने देखा है लंदन के अंदर इतने सरसा रहे हैं, नसीम भी वहाँ पे ज़ाहिर बात है ये तो शहरी हैं, अगर इनका पासपोर्ट आप कहेंगे भाई आपका पासपोर्ट ले रहे हैं तो देखें इनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन वहाँ पर आप रोड पे आप स्लोगन्स लगा सकते हैं, बैनर्स लेके खड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी के कान पे जाना, किसी को हरासा करना, वो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई बदतमीज़ी, अनसिविलाइज, बदतहजीबी का मुजाहरा है। और ख़ुद सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के बहुत ही स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया है, तो इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि जो नून लीग के अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब कोई मुतनाज़ बयान देते हैं तो उसको कंडेम नहीं करना चाहिए, वो भी कंडेमेबल है। लेकिन आई थिंक कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने काफ़ी सब्र व तहम्मुल से काम लिया और एक सियासतदान को इसी तरीके से मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे पब्लिक डोमेन के अंदर, क्योंकि फॉलोइंग इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून से ओवरसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। जो अब तक वाक़यात पेश आए हैं मैं उनकी बुनियाद पर बात कर रही हूँ, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर 8-10 लोग कहीं खड़े होकर बदतमीजी और गुंडागर्दी करते हैं तो लंदन में तो लाखों लोग पाकिस्तानी रहते हैं। वहाँ तो मेरा मतलब है कि अब पाकिस्तानी वोट बैंक इतना है कि लंदन का मेयर भी पाकिस्तानी निज़ाद है, पार्लियामेंट में भी पहुँचते हैं वो, और वहाँ बड़े बड़े कामयाब पाकिस्तानी हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं। ये जो 5-6 गुंडे हैं, 8-10 लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं और उन्होंने पटका गले में पहना होता है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ चेहरा नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में वहाँ बहुत शाइस्ता और बहुत पढ़े लिखे और बड़े नफीस लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे बड़ा आला मुकाम बनाया है। वो आपको कभी इस तरह सड़कों पर हुल्लड़बाजी और गुंडा, ये तो वो, अब मैं कहना नहीं चाहता कोई किसी का क्या रोजगार है, कोई क्या काम करता है, कोई बेरोजगारी अलाउंस लेता है, कोई कौंसल के घर में रहता है, इनकी डिटेल्स आई हैं। ये बहुत ही, मेरा मतलब है कि थोड़े थोड़े पैसों पर आकर ये काम करने वाले लोग हैं। और ये पीटीआई ने एक अपना नैरेटिव बनाने के लिए, जिसके अंदर आप भी बह गई हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े खिलाफ हैं। खिलाफ हो तो हजारों लोग खड़े होते वहाँ पे। नहीं, अगर खिलाफ होते तो हजारों लोग वहाँ खड़े होते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर खिलाफ होते, नहीं, आप बात करने देना। आपने एक जजमेंट पास किया, आपने एक जजमेंट पास किया है, आपने बात तो करने दें, बात तो करने दें, बात तो करने दें। आपने एक जजमेंट पास किया है, मैंने उस जजमेंट को क्वेश्चन किया है। नहीं, मेरे बात के बाद कर लीजिएगा ना, जो तहजीब है मेरी बात के बाद कर लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा उसका जी। तो अगर तो हजारों लोग खड़े हों, सैकड़ों लोग वहां पे खड़े हों मुजाहरा करने के लिए, तो हम कहेंगे कि सारी देखें ना, मैच हो, हजारों पाकिस्तानी वहां मैच देखने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी का फंक्शन हो, हजारों सैकड़ों लोग आते हैं। ये 7-8 चेहरे ही क्यों होते हैं हर दफा, जिनकी शक्लें हमें याद हो गई हैं, जिनके जरिए मुआश हमें पता लग गए हैं कि कौन क्या करता है, कौन कहाँ वेटरस है, कौन क्या कौंसल के घर में रहता है, किसने क्या की हुई है। यही 8 लोग क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी है? आप इसको पाकिस्तानी कम्युनिटी कहते हैं लंदन की ओवरसीज। मुझे बड़ा अफसोस है इस पे। ये 8-10 गुंडे हैं जिन्होंने वहां पर ये चेतावनी शुरू की। चलें, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं भी अपनी बात क्लियर कर दूं कि मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, मैं बिल्कुल गैर जानबदार हूं और यही मेरी जो जॉब है उसकी डिमांड भी है। नसीम सिद्दीकी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। नसीम सिद्दीकी साहब, पहले तो शाइस्ता बिल्कुल आप सवाल करती हैं और हमें सिर्फ सवाल का जवाब देना चाहिए। हमने कभी भी आपको जो है वो जानबदार नहीं देखा, इसके तो हम गवाही दे सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि मुजम्मिल साहब थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मैं लंदन में रहा हूँ और ये भी लंदन बहुत आते हैं, एजवे रोड भी हम फिरते रहे हैं। अगर ये 8-10 चेहरों की बात करते हैं तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी 8-10 चेहरे नज़र आते हैं, और मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो वाक़या हुआ मैं उसको कंडेम करता हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो वो लेडीज़ है और ऊपर किसी भी पाकिस्तानी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास वीडियो है
वो जो 8-10 की आप बात करें ना, उन्हीं 8-10 जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनमें एक बारिश दाढ़ी वाले साहब जो है वो पीटीआई की औरत को बाकायदा गालियाँ निकाल रहे हैं। टीवी पे मैं वो गालियाँ नहीं बता सकता, लेकिन वो गालियाँ निकाल रहे हैं। क्या उनका पासपोर्ट भी मनसूख होगा? और ये 4-5 लोग नहीं, कभी आप जाके देखें जब हाइट पार्क के अंदर मुजाहरा होता है या एवन फील्ड के पास मुजाहरा होता है तो पीटीआई के हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और उसकी जवाब में जब आप जमाइमा के घर के सामने जाके मुजाहरा करते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के चंद एक लोग होते हैं। मैं जब वहाँ पे एग्जाइल के दौर में मौजूद था, जब यानी कि शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था नून लीग की बहुत सारी फॉलोइंग थी, हमारे दोस्त उसमें शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी फॉलोइंग वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ओवरसीज़ के जो आपने एंगर की बात की है, मेरी उनसे बात होती थी अक्सर लोगों से, उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क से कमा के पैसे पाकिस्तान में बेचते हैं अपने ख़ानदान के लिए, और ये लोग वहाँ से दौलत यहाँ ला के जो है वो अय्याशी करते हैं। इस वजह से उनका एंगर बहुत ज़्यादा है। कल्चर खत्म होना चाहिए, बिल्कुल गुलूबट कल्चर कहीं, और ये शुरू कहाँ से हुआ? एनबीसी कुछ ऐड करना चाह शुरू हुआ था? एनबीसी क्विकली कमेंट ऐड कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं, आप लोग सब जज्बाती हो रहे हैं, सच्ची बात ये है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि तहजीब याफ्ता लोग किस तरह काम करते हैं जी। एमक्यूएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एमक्यूएम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन हुआ, एमक्यूएम वाले सब भाग गए और लंदन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ मैच हुआ पाकिस्तान का, तो वो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एमक्यूएम का झंडा लेके वहाँ बैठ गए बस, और तालियां बजाते रहे। वो उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट गया पूरी दुनिया में। इसका तो इम्पैक्ट नहीं गया ना बदमाशी का जो एजवर रोड के ऊपर हुई है, कोई इम्पैक्ट नहीं गया इसका। लोग गालियां दे रहे हैं, उनके अपने लोग पीटीआई के लोग बुरा भला कह रहे हैं, बिल्कुल नसीम भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट गया इट वाज ह्यूज इम्पैक्ट। ठीक, मैं सऊदी अरब में था, शर्कुल औसत अरबी का अखबार है, उसके फ्रंट पेज के 4 कॉलम की तस्वीर थी वो। तो ये होता है तरीका एहतजाज का, ये नहीं होता है कि आप खड़े हुए चिल्ला रहे हैं, भोंपू लेके चिल्ला रहे हैं आप। यकीनन ऐसे रवैयों की जो वर्ल्ड कप था मेलबर्न के अंदर, जिसकी बार बार वीडियो सब लोग देखते हैं, करोड़ों पाकिस्तानी, उसके अंदर एमक्यूएम के झंडे बहुत थे। रिची बैनो जो कमेंटेटर थे मरूम, वो बार बार जहानी वो ये बार बार कह रहे थे ये किसके झंडे हैं भाई, पाकिस्तान के तो नहीं है। तो वे टू प्रोटेस्ट। सही, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर खजाना की तब्दीली ने रुपए की कदर पर मुस्बत असर डाला है और इंटर बैंक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज बेहतरी देखी गई है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 3.32 रुपए बढ़ी है और ये खबरें भी आ रही हैं कि 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का इम्कान है। दूसरी तरफ नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिरती मईशत को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इंतखाबात से पहले मुआशी हालात तब्दील करने में कामयाब हो पाएगी। एनबीसी, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका और मेरा 1320 अरब रुपए का कर्जा कम हो गया, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 1740 अरब का। अच्छा, चलिए मैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, जितना डॉलर बढ़ रहा है, कम कर्जा कम होता चला रहा है हर घंटे बाद, तो जितना भी डॉलर कम की कीमत कम होगी आपका कर्जा कम होता चला जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो इसहाक डार साहब के ऐसे हो रहा है। ये कुछ मार्केट की इश्यूज हैं, कुछ छापे पड़े हैं, कुछ बैंकों को नोटिस गए हैं, कुछ फॉरेन एक्सचेंज कंपनियों पर बंद किया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ स्मगलिंग रोकी गई है, कुछ होल्डिंग रोकी गई है। और ये कल परसों में नहीं हुआ है, ये 15-20 रोज से हो रहा था जी। तो 10 पैसे 5 पैसे कम हो रहा था, अचानक इतना कम हो गया कि रिजल्ट सामने आ गए और शायद थोड़ा बहुत बेहतर इनके से भी हुआ हो। सही। अवैस साहब देखिए, आर्जी तौर पे ये हम देख सकते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो कम हो गई, लेकिन फंडामेंटल जब तक चेंज नहीं होंगे उस वक्त तक कैसे इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है। और क्या जो इसहाक डार साहब हैं, क्या वो जहाज़ के अंदर सारे डॉलर भर के लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पहले जिस तरह वो
एक मसनूई तौर पे उन्होंने डॉलर को काबू रखा हुआ था, क्या वो अभी भी रख सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो IMF की कंडीशंस के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। सैलाब में $30 बिलियन आपको चाहिए, आपके फॉरेस्ट रिजर्व $10 बिलियन से कम है, और ऐसे में इसहाक डार साहब की वापसी क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को यकसर तब्दील कर देगी? नो। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए शाइस्ता, जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है ना, उसका जो हम सूद महीने का अदा करते हैं, वो जो पाकिस्तान में आमदनी होती है उसका तकरीबन 93% होता है। आने वाले दिनों में तो मुझे लग रहा है कि 100% से भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और जब तक अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होगी, एग्रीकल्चर बेहतर नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम ये कर्जे लेके ही काम चलाते रहेंगे तो इससे पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला नहीं। और डॉलर की ये 2, 4, 5, 6 रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनली ये हो रहा है, कहीं डॉलर बढ़ रहा है, कहीं पे पाउंड की कीमत भी कम हुई है, तो ये इसहाक डार साहब के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दुआ मेरी ये है कि अल्लाह ताला करे कि ये कंट्रोल कर ले, ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ठीक है, मुजम्मिल साहब। मैं समझता हूँ एक तो जो UN में डेट रिलीफ की बात हुई है, पेरिस क्लब से बायलैटरल जो करते हैं उनकी डेट रिलीफ की बात चली है, फिर US से भी बातचीत शुरू हुई है। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स जो इंटरनेशनली आए हैं पाकिस्तान के लिए, और अगर वो डेट रिलीफ हो जाता है तो वो कुछ $6 बिलियन का है और किस्तों में रिलीफ हो जाएगा। फिर आज जैसे US ने कहा है कि आप चाइना से भी डेट रिलीफ लें, तो मुझे उम्मीद है वहाँ से भी हमें डेट रिलीफ मिल जाएगा। जब वेस्ट से मिलेगा तो चाइना से भी मिल जाएगा। तो वो जो कुछ इकॉनमी की अच्छी खबरें वहाँ से हमें इंटरनेशनली जो हम स्क्वीज़ हुए थे पिछले 1.5-2 साल से, हमें हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन की वजह से वहाँ से कुछ ब्रीदिंग स्पेस मार्केट को नज़र आई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ मार्केट रिएक्ट कर रही है। बाकी जो NBC ने कहा है, आज इसहाक डार ने भी कहा है हुंडी को रोकें, ये रोकें, वो हमने लोकल करेक्शंस भी काफ़ी की हैं, वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन इंटरनेशनल ब्रीदिंग स्पेस की जो नज़र आया है वो भी है। ठीक है, चले हम दुआ गो हैं कि मौशी जो है वो तब्दील हो जाए और आम इंसान जो है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी पर इसका असर भी पड़े। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।